At the bottom of the world lies a kingdom of ice and light. Carved by wind, sculpted by sea, it is home to resilient lives. Penguins that dive like arrows, seals rest... Antarctica. तो अंटार्कटिका का टॉपिक जो था वो सोशल मीडिया पर उस वक्त हाईलाइट होना शुरू हो गया जब मिस्टर बीस्ट ने ये कहा कि मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता। Have you ever been to Antarctica? Yeah. Do you believe in the ice wall? Yeah, I saw the ice wall. Well, Yeah, he saw it too. I can't say how straight. What No is it? way. But सबसे बड़ा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है। तो न्यू मॉडर्न वर्ल्ड के जो मॉडर्न एज के जनरल जी के जो लोग हैं, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इससे पहले अंटार्कटिका का मौजू भी रेयर था और ये 1959 की असूलों के मुताबिक अंटार्कटिका का जो लैंड है वो किसी कंट्री को भी ओन नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडॉल्फ हिटलर ने अंटार्कटिका के लैंड को क्लेम किया कि ये भी एक जर्मन्स की टेरिटरी है, पर ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से उनके बेसिस उन्होंने बनाए थे, पर विद एक्सट्रीम कोल्ड विद इन शॉर्ट पीरियड उन्होंने अंटार्कटिका को लेफ्ट किया और फिर वहाँ पर उस खित्ते को क्लेम नहीं किया जहाँ पर इन्होंने बेस बनाया था। बुक्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने बुक्स लिखे, डिफरेंट बुक्स लिखे, फिक्शनल बुक्स भी है, स्पेकुलेटिव बुक्स भी है और साइंटिफिक रीजनिंग बुक्स भी है, और इसी के साथ साथ बाकी काफ़ी ज़्यादा फेमस लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है और इसके बारे में रिसर्चेस क्या कहते हैं, वो सब इस रिसर्च में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहा है और काफ़ी ज़्यादा अननोन था, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए स्पेकुलेटिव कहानियाँ बनाते थे कि यहाँ पर एलियंस रह रहे, काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते थे कि यहाँ पर ओल्ड सिविलाइजेशन पुराने ज़माने के लोग रहते थे, इसलिए दुनिया ने इस खित्ते को आवाम पब्लिक से छुपाया। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा फेमस कोट है जो कि ये कहा जाता है कि अंटार्कटिका इज़ द इंजन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, कि अंटार्कटिका दुनिया के मौसमियात का एक इंजन है जो कि इसको चलाता है। अंटार्कटिका एक ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये कॉन्टिनेंट एक बड़ा बरियाज़म है और इस बरियाज़म को कोई मुल्क ऑन नहीं करता, और ये एक 1959 में एक ट्रीटी हुई थी, एंटार्कटिक ट्रीटी, उसके तहत ये किसी कंट्री के पास भी नहीं है, और यहाँ पर मिलिट्री और माइनिंग के जो काम है वो भी यहाँ पर बैन है। यहाँ पर सिर्फ नासा और इंटरनेशनल रिसर्चर्स साइंटिस्ट यहाँ पर अलावा है ताकि वो इसको रिसर्च कर सके, इसके स्ट्रक्चर को नुकसान देने के बगैर इसको डिस्कवर कर सके कि इसमें क्या मौजूद है या क्या नहीं मौजूद। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताना चलूँ तो अंटार्कटिका एक लॉनली बरियाज़म है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव लोग और फिक्शनल राइटर्स इसके बारे में कहते हैं कि ये एलियन सिविलाइजेशन यहाँ पर रहा करते थे, और जो कि अभी तक ये सिविलाइजेशन यहाँ पर है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेज जो कि इन्होंने जो सिग्नल ट्रेस आउट किए वो कॉस्मिक सिग्नल्स है, कॉस्मिक रेज है, वो आर्टिफिशियल रेज नहीं है। मतलब यहाँ पर चंद ऐसे हैपनिंग्स हुए जिनको बग़ैर हमने निशानी किए, बग़ैर इनका नॉलेज लेते हुए हमने डिस्कवर किए, पर उनमें एलियन की कोई प्रूफ नहीं थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको क्लेम भी करते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एलियंस भी रहते हैं। जो इंटरनेशनल रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन है नासा, उन्होंने ये कहा है कि अंटार्कटिका की जो लाइफ है, यहाँ पर लाइफ गुजारना ये इस तरह है जैसे आप मार्स पर लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेवियर सीजन्स होते हैं, और यहाँ पर विंटर का सीज़न साल होता है, पूरा साल यहाँ पर सिर्फ विंटर का सीज़न होता है, और यहाँ पर -60 सेंटीग्रेड्स और कभी कभार समटाइम्स यहाँ पर -89 सेंटीग्रेड तक ठंडाई पहुँच जाती है, जो कि एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना वो नाकाबिल कबूल है, और वो यहाँ पर फ्रीज हो सकता है। तो साइंटिस्ट भी एक अंटार्कटिक आइस क्यूब में रहते हैं और यहाँ पर अपने रिसर्च करते हैं, और इन रिसर्च के मुताबिक कि यहाँ पर ओल्ड सिविलाइजेशन है, और इस आइस के नीचे काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स भी पाए जाते हैं जो कि कई मीलों नीचे हैं आइस से, और कई मील तक आइस यहाँ पर जमा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन बात है। डेविड एटनबरो जो कि एक मशहूर शख्सियत है, उन्होंने कहा कि ये एक इंजन है दुनिया की क्लाइमेट के लिए, अगर ये इंजन मेल्ट कर गई तो यहाँ से सी लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और अर्नेस्ट शेकल्टन ने भी कहा है कि ये अंटार्कटिका जो है ह्यूमन की सर्वाइवल की टेस्ट है, मतलब अगर यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर गया तो वो दूसरे प्लैनेट्स में भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सेवियर कंडीशन होते हैं और यहाँ पर इतने एक्सट्रीम लेवल तक विंटर सीजन पहुंच जाता है, जो कि इंसान के लिए एक इम्पॉसिबल है वहाँ पर सर्वाइव करना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सर्वाइव भी किए, उनके बारे में कई बुक्स भी लिखे, उन बुक्स को भी पढ़ के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी डॉक्यूमेंट्री में, इसी रिसर्च में, कि उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है, उन्होंने क्या इसमें डिस्कवर किया है, उन्होंने ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या अपकमिंग इवेंट्स बताए हैं। आप इंटरनेशनल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसके बारे में देख ले तो वो इसके बारे में नहीं बोलते, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पर ह्यूमन एक्सेस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पर हत्ता कि एक मुल्क की मिलिट्री को भी इजाज़त नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि फेमस
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर बीस्ट ने भी इस टॉपिक पर बात करना छोड़ दिया, क्योंकि वो खामोश रहा कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिविलाइजेशन है जो गुजरे पहले ज़मानों में, और उनके जो बकाया जात है उनके रिमेन्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स है कई माइल्स आइस से नीचे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने सिविलाइजेशंस और एलियंस की निशानदेही लोगों को बता सकती है। पर यहाँ पर अनएक्सेस की वजह से, नो एक्सेस की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें रिस्ट्रिक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा अननोन है लोगों को। इसके बारे में जो फर्स्ट बुक लिखा गया है वो एंड्योरेंस है, जिसका मतलब है बर्दाश्त, और अल्फ्रेड लेंसिंग ने लिखा है। इसने इसमें अर्नेस्ट शेकल्टन की जो सर्वाइवल थी उनका एक जहाज था जो कि अंटार्कटिका में फंस गया, और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिन सर्वाइव किए और काफ़ी ज़्यादा भूख हंगर उन्होंने सर्वाइव की और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहे। उसके बाद जब वो वहाँ से चुड़ गए, वहाँ से जब आइस मेल्ट हो गया विद इन फ्यू डेज, तो उन्होंने जो बुक लिखा इसके बारे में ह्यूमन लीडरशिप, सर्वाइवल और डिफरेंट किस्म के जो आइसोलेटेड सिस्टम था उसके बारे में ये सब कुछ लिखा है। इसमें नथिंग फिक्शनल लिखा है, ना एलियंस ना सिविलाइजेशंस के बारे में लिखा है। यहाँ पर सिर्फ एक जहाज, एक बूट, एक शिप यहाँ पर फंस गया था, उसमें अर्नेस्ट शेकल्टन ने सर्वाइव किया था और उसकी लीडरशिप में उनके लोगों ने भी सर्वाइव किया कई दिनों तक। उसके बारे में ये बुक लिखा है। दूसरा बुक एप्सली चेरीगार्ड ने लिखा है जो कि द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड है, और इस बुक में इन्होंने ह्यूमन सर्वाइवल की बात की है, जो कि कई महीनों तक चंद लोग एंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट थे उसमें फंस गए थे और -60 डिग्री में इन्होंने सर्वाइवल किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है और ह्यूमन की सर्वाइवल की जो लिमिट्स है यहाँ तक क्रॉस कर जाती है और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी। तो इस बुक में ह्यूमन सर्वाइवल की जो मेंटल और फिजिकल सफरिंग थे उसके बारे में ज़्यादा बात की गई है, और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था और काफ़ी ज़्यादा अनरीजनेबल इवेंट्स यहाँ पर इनके साथ मौके हुए, जो कि एक फिजिकल ह्यूमन लीडरशिप की बात की गई। और तीसरा बुक जो है वो फिक्शंस के बारे में, एनिशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में बात की जाती है, जो कि एलियंस के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा D12 की तरह और D13 की तरह जो एलियंस की बात की जाती है, जो कि एलियन जोन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पायलट्स ने और सर्जन लीडर्स ने और स्क्वाड्रन लीडर्स ने इसको फेस ऑफ किया है, उसके बारे में बात की। तीसरा बुक HP लवक्राफ्ट ने लिखा है एट द माउंटेन्स ऑफ मैडनेस। इसमें इसने फैक्शंस की बात की है और एनिशिएंट एलियन सिविलाइजेशन की बात की है कि यहाँ पर चंद ऐसे मोमेंट्स हुए थे जो कि स्पेकुलेशंस की बात है, साइंटिफिक रीजनिंग की बात नहीं है, कि यहाँ पर चंद ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस ने इसको फेस ऑफ किया और काफ़ी ज़्यादा एलियन सिविलाइजेशन यहाँ पर है, और वो सिविलाइजेशन अभी तक है और प्रिजर्व्ड है आइस में। और अगर इंसान इसको डिस्कवर कर सके तो दुनिया की एक और जो कि राज है, वो जो छुपी हुई राज है वो भी खुल जाएगी, जो हिडन ट्रुथ है वो भी खुल जाएगी और दुनिया इससे बाखबर हो जाएगी। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज भी है और काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी और भी हैं, जो कि हमने तो फर्स्ट 3 बुक्स डिस्कस किए थे, उसमें और बुक्स भी है जो कि लॉन्ली प्लेनेट है, रेयर अर्थ है और सिटी पब्लिकेशन है। इन बुक्स में भी इन्होंने एलियंस की सिग्नल्स को नोटिस किया है, पर वहाँ पर उनकी लैंडिंग या उनकी सिविलाइजेशन की कोई नोटिस नहीं की है, और ना ही वहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक प्रूफ वहाँ से मिला है कि यहाँ पर एलियंस लैंड आउट किए गए और एलियंस ने यहाँ पर सर्वाइवल की है। तो इसमें आईसी मून में या मार्स में किस तरह सर्वाइवल हो जाता है, तो वो सब कुछ एंटार्कटिका के बारे में यही बताया गया है कि अगर आप एंटार्कटिका में सर्वाइव कर लेंगे तो आप कायनात के हर जगह में आप सर्वाइव कर सकते हैं, और ह्यूमन यहाँ पर जिस तरह सर्वाइवल करेगा तो उसके लिए बराबर इक्विवेलेंट दूसरे प्लैनेट्स में भी वो इसी तरह सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेवियर और एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं जिनको ह्यूमन अगर सर्वाइव करना सीख जाए तो वो दूसरे प्लैनेट्स में से, मार्स में से, आईसी मून में से भी सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पर एक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था एंटार्कटिका के हवाले से, वो ऑपरेशन हाई जंप था, जो 1946 से लेकर 1947 तक था। इस ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने UFO जो कि एलियन शिप्स थे उनको डिस्कवर किया और उनके सिग्नल्स को डिस्कवर किया, पर उनके पास कोई ऑथेंटिक रियल पोजीशन की बात नहीं थी कि कहाँ पर वो UFOs, वो एलियन शिप्स लैंड ऑफ कर गए और कहाँ पर वो एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ वहाँ से फ्लाइट ऑफ कर गए। तो इनके पास सिर्फ सिग्नल मिले थे और वो भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक भयानक स्पेकुलेटिव स्टोरीज बनाते हैं कि आइस वॉल है और यहाँ पर एलियंस की एक सिविलाइजेशन है जो मौजूद है, पर उनकी एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और ना ही उनको उनकी लोकेशन की प्रूफ है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक भयानक और अनडिफरेंट वर्ल्ड एरिया है, जो कि 70% दुनिया के क्लाइमेट को ये कंट्रोल करता है और 70% यहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है, और अगर यहाँ पर कोई भी थोड़ी हद तक वाटर मेल्टिंग हो जाए तो ये पूरी दुनिया पर
इसके वाटर सी लेवल सैलाबों की सूरत में असर पड़ा सकता है और पूरी दुनिया में इसके क्लाइमेट चेंज के असरात भी पड़ जा सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा दुनिया को नुकसान भी हो जाएगा अगर इसकी आइस क्यूब मेल्टिंग होना शुरू हो गई। चूँकि हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस की है, तो उनमें से भी है कि क्लाइमेट चेंज से ये है कि जो माउंट से जो कि आइस के माउंट से आइस के जो पहाड़ है ग्लेशियर्स जो है अगर वो मेल्ट होना शुरू हो गया है तो वो हमारे क्लाइमेट पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा और इसी के साथ साथ हमारे जो नेचर डिज़ास्टर लेवल्स है उनको भी हाई रैंक तक पहुंचाएगा जो कि इंसानियत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और अनरीजनेबल है। तो कंक्लूजन में हम ये कहते हैं कि जो फेमस स्ट्रीमर्स है फेमस लोग हैं वो क्यों सोशल मीडिया पर इसके बारे में नहीं बोलते, उनको क्यों एक्सेस नहीं है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी आती है, मगर एंटार्क्टिका की जो एक्सेस है विद नो डिस्कवरी ऑफ लाइफ है जो कि एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट को कोई ऑन भी नहीं करता, कोई मुल्क भी एंटार्क्टिका को ऑन नहीं करता और यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस और माइनिंग के जो ऑपरेशंस है वो भी बंद है और ये एंटार्क्टिका ट्रीटी के साथ 1959 में जो कि लोगों ने इसको ट्रीटी के साथ अपनाया था कि यहाँ पर कोई ह्यूमन काज नहीं फैलाएगा बल्कि रिसर्चर्स इंटरनेशनल रिसर्चर्स जैसे नासा है वो यहाँ पर साइंटिस्ट को एक रिसर्च पर्पस के लिए ले आए और यहाँ पर रिसर्च करते रहे, मगर ह्यूमन रीजनिंग के लिए ह्यूमन ऑपरेशंस के लिए ये जगह बिल्कुल बंद है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक बरमुदा ट्रायंगल के लिए की तरह ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जो कि अननोन और मिस्टीरियस प्लेसेस है और काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर UFO एलियन शिप्स के सिग्नल्स भी हमने इनकाउंटर किए जो कि सिग्नल्स आर्टिफिशियल सिग्नल नहीं थे बल्कि कॉस्मिक सिग्नल थे जो कि नेचुरल होते और अननोन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी रिसर्च और छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। See you in the next video. Goodbye. Thanks so much. At the bottom of the world lies a kingdom of ice and light. Carved by wind, sculpted by sea, it is home to resilient lives. Penguins that dive like arrows, seals resting on In 1901, our wooden steamer was gripped by Antarctic pack ice and held fast. Months passed without a single mile gained. We built windbreaks from splintered crates, sealed the deck with ice, and watched every breath turn to rime.